सो अकॉर्डिंग टू द आरएमएस सिलेबस आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन लिविंग थिंग्स, जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इनको आप रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फोटोसिंथेसिस आपके पास एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? वील सी दैट लेटर ऑन। सबसे पहले तो ये रिएक्शंस होते क्या हैं? ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो, इसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। मैं आपसे इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहूँगी जस्ट बिकॉज इट्स सिंपल एंड शॉर्ट। जब भी आपके पास रिडक्शन होगी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल की, तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त कोई और कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ हो रही होंगी। होता क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये, जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई तो दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन होती है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें साथ हो रही होंगी। जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूसरे कंपाउंड में, और उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कि रिडॉक्स रिएक्शन लिविंग सिस्टम। असल में टॉपिक तो यही गिवन है कि हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शंस लिविंग सिस्टम या लिविंग थिंग्स में, हमारे बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होता है और उनका क्या फंक्शन रहता है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मेन लाइफ प्रोसेस में। जो सिलेबस में टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स। डेफिनेटली आप बायोलॉजी में लिविंग सिस्टम्स को ही डिस्कस करेंगे, तो हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में रिडॉक्स रिएक्शंस होता है। तो जाहिर है लिविंग सिस्टम्स यानी कि आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड वी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और इन्हीं कार्बन कंपाउंड्स को आप बायोमोलिक्यूल्स कहते हो। सो हो क्या रहा है कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स है इनकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है लिविंग सिस्टम में, क्योंकि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है आपके पास फोटोसिंथेसिस, जिस पे ये पूरी दुनिया चल रही है। मतलब प्लांट्स आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं। उसके बाद जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन बायोस्फीयर। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का प्राइम एग्जांपल है। कैसे? अगर आप इस रिएक्शन का, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखो, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल बनाता है ग्लूकोज, जो कि कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और H2O जो है वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की याद रखनी है। क्या इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो देखें, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो H2O जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे? अभी आपको समझ आ जाएगा। H2O जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस में हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इट्स मोर देन दैट। ऑक्सीडेशन सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऑक्सीडेशन इज़ ऑल्सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कंपाउंड तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर एश रिलीज कर रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब जैसे H2O के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और पीछे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऐसा कहाँ? फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है। इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा कि गेन ऑफ
सो इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा कि गेन ऑफ H पॉजिटिव क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, गेन ऑफ H पॉजिटिव या गेन ऑफ प्रोटॉन भी आप इसे कह सकते हो। तीसरी बात कि ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड जस्ट वन मोर लास्ट थिंग कि ऑक्सीडेशन में जब कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, जबकि रिडक्शन में, नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री के MCQ असाइनमेंट में इस पॉइंट से समझ के आप कर सकते हो, सिर्फ इस पॉइंट को समझने के बाद। ठीक है, तो रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपने कहीं अपने पास नोट डाउन करके रखना है। सो दोबारा से अपनी इस रिएक्शन पे वापस आते हैं। सो नाउ यू कैन बेटर टेल कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ हाइड्रोजन का इजाफा हो गया, तो यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई एंड H2O जो है वो यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। सो ये ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन से ऑलमोस्ट आपके पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको कहीं पूछे कि अगर एक रिएक्शन दे दे बायोसिस्टम में और उसमें कहा जाए आपको कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उससे हम कैसे पता लगाएंगे। देखें, जब आप कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हो या कार्बन की बात करते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन लेवल इन कार्बन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच्ड है इसका मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों में अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये एक हाईली रिड्यूस्ड कार्बन है। ठीक है, कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा यानी कि ये रिडक्शन, ये इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, जैसे जैसे आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड हटाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस कार्बन की क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो द मोर हाइड्रोजन इसका मतलब रिड्यूस्ड कार्बन, और इसी के साथ द मोर ऑक्सीजन विथ कार्बन इसका मतलब कि द मोर ऑक्सीडाइज द कार्बन इज। सो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है कार्बन के साथ तो रिड्यूस्ड कार्बन। ठीक है, जैसे अल्केन का एग्जांपल लो, अल्केन का फॉर्मूला रहता है CH4। ठीक है, मीथेन सबसे सिंपलेस्ट अल्केन होता है CH4। अब ये चारों ही हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं कार्बन के साथ, तो ये एक रिड्यूस्ड कार्बन है। ठीक है, अब इसके नीचे जाते हैं हम, आपने एक जो बॉन्ड था यहाँ पे हटा दिया तो ये पीछे आपके पास CH3 बच गया, तो एल्काइल हो गया, तो दिस इज लेस रिड्यूस्ड कार्बन। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हटाएंगे। ठीक है, एक पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 2 हाइड्रोजन आपने हटाए और दो बॉन्ड आपने ऑक्सीजन के साथ बना दिए। मैंने आपसे अभी कहा था कि जितना ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ इसका मतलब द कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो एल्डिहाइड इज द ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, एल्डिहाइड में जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है। फिर आप कीटोन की बात करते हो एंड देन यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन के ऑक्सीजन आ गया। सो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन बढ़ रही है और यहाँ पे रिडक्शन बढ़ रही है। एक चीज़ याद रखनी है जस्ट इन समरी, लास्ट पॉइंट सब कंक्लूजन हो जाएगा आपका, कि जितना हाइड्रोजन कार्बन के साथ मतलब वो रिड्यूस्ड है और जितना कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड इसका मतलब वो उतना ही ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, सो ये जो चीज़ मैंने ऊपर मेंशन की थी यही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास HCl, आपने एसिड लिया और NAD+। NAD आपको पता है एक एनर्जी रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, रिड्यूसिंग पावर रखता है, यानी कि किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब ये NAD+ है यानी कि ये अभी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसके साथ H अटैच्ड नहीं है, तो ये HCl है, ये NAD+ है। रिएक्शन हुआ, बना आपके पास NADH और Cl नेगेटिव। मुझे आपको ये बताना है, नहीं आपने मुझे पहले ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी रिड्यूस्ड। एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी जाहिर है दूसरी रिड्यूस होगी, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगे एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो यस, देखें HCl है, H आपने रिमूव किया तो पीछे Cl बच गया, ये रहा, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि HCl की ऑक्सीडेशन हुई है तो ये Cl बना है। सो अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये जाहिर है रिड्यूस हुआ होगा, और हो भी रहा है ऐसा कि हाइड्रोजन का गेन हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन।
सो ऑक्सीडाइज क्या हुआ HCl, रिड्यूस क्या हुआ Na+. क्लियर. अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक प्रोसेस दे दिया ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है. तो ग्लाइकोलिसिस का जो ये 6th स्टेप है, ये वाला, जहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में. यहाँ पे आपके पास ये NADH में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. उसने आपसे ये पूछा कि यहाँ पे वही चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख दी अलग से, ये कोई नई बात नहीं लिखी, ये सेम ही चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने ताकि ज़्यादा क्लियर नज़र आए. हो क्या रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में और 2 NADH बन रहा है. ठीक है. ऐसा ग्लाइकोलिसिस में होता है. ठीक है. अभी सवाल ये है कि ये जो आपके पास G3P है, G3P क्या है मैम? कुछ नहीं, यही सेम कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म G3P. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी कि G3P, इसका शॉर्ट फॉर्म है PGA. ठीक है. इसका शॉर्ट फॉर्म है G3P. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपने मुझे बताना है क्या ये रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ. थिंक अबाउट इट और ध्यान से सोचिएगा, एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस होगी. डन. देखें, एक चीज़ तो आपको साफ नज़र आ रही है कि NAD+ जो है वो NADH बना रहा है, यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये रिड्यूस हुआ. तो जाहिर है जब NAD रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ. तो इसका मतलब आंसर क्या है? G3P इज ऑक्सीडाइज्ड. और कैसे ऑक्सीडाइज हुआ? यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो गया. इसके पीछे एक और, अगर मैं ये चीज़ मेंशन ना भी करूँ, यहाँ पे आपको ये पॉइंट ना भी बताऊँ कि NADH जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो फिर भी क्या आप बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है? बता सकते हैं. कैसे? केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो आपने याद कर लेनी है एंड यू विल बी सॉर्टेड, कि हमेशा जो भी एसिड होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है रिडक्शन के बाद. तो एसिड रिड्यूस होता है, एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड रिड्यूस होता है, अल्कोहल बनाता है. इसी का ऑपोजिट करेंगे तो ऑक्सीडेशन आ जाएगा. एसिड रिड्यूस होके एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल बनाता है. इसका उल्टा करेंगे तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाता है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? ग्लिसरेट. इसको ग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है. 8 वाला जितना भी कंपाउंड है उसको एसिड भी बोलेंगे आप, जैसे लैक्टेट और लैक्टिक एसिड. ठीक है. तो अभी क्या समझ आ रहा है कि ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है. तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है. तो आंसर क्या है? G3P ऑक्सीडाइज हुआ. ठीक है. जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये NAD+ ने मौका देखा, ये खुद रिड्यूस हो गया तो इसने NADH बना लिया. ओके, हियर वी गो. वी हैव अ शॉर्ट पैराग्राफ हियर जो कि पियर्सन की बुक से लिया गया है, जहाँ पे वही चीज़ डिस्कस हो रही है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है. एंड आफ्टर दैट इन द एंड वी आर गोइंग टू डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ATP एंड रिडॉक्स रिएक्शन. सो वो कहता है लेट्स ब्रीफली कंपेयर फोटोसिंथेसिस विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अच्छा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्राइमरीली एक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी? ग्लूकोज की, और ATP रिलीज़ हो रहा है. ठीक है. दोनों ही प्रोसेसेस में रिडॉक्स रिएक्शंस आते हैं. ऐसा नहीं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ज़ाहिर है ग्लूकोज की रिडक्शन हो रही है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ रिड्यूस भी होगी. सो दोनों ही क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस दोनों में ही इन्वॉल्व होते हैं. तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है तो उस वक्त आपके पास एनर्जी जो है वो शुगर से रिलीज़ होती है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर्स टू ऑक्सीजन. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो लास्ट लाइन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ली गई है. तो जो लास्ट स्टेप होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, उसमें जो आपके पास हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ किया जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से
आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें, और इसी एनर्जी से आपके पास एटीपी बनता है, ठीक है। लास्ट में ये जो हाइड्रोजन आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जाते हैं, उसी एनर्जी को यूज़ करके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? वो ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये H पॉजिटिव उठाता है मैट्रिक्स से, और क्या बनाता है? फाइनल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? H2O बनता है। वही बात लिखी हुई है। अगर जिसको ये चीज़ नहीं भी समझ आई, लेट्स कीप दिस फॉर आवर कमिंग लेक्चर्स, जहाँ पे हम ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर कहता है द इलेक्ट्रॉन्स लूज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वही चीज़ है कि जब अभी मैंने आपसे जो पॉइंट कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये एक चेन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करता है। उस एनर्जी को यूज़ करता है H पॉजिटिव और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इस तरीके से यहाँ पे जमा होता जाता है। और फाइनली आपके पास ये H पॉजिटिव जब ATP सिंथेस के थ्रू मैट्रिक्स में आते हैं तो ATP बनता है, और इस प्रोसेस को आप कीमियोस्मोसिस कहते हैं। ओके, तो अभी तक यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन से कोई बात रिलेटेड नहीं लिखी हुई। आगे होपफुली क्या कहता है? वो कहता है कि फोटोसिंथेसिस में आपके पास यही सेम चीज़ रिवर्स में होती है। ओके, तो वो कह रहा है कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, ATP बन रहा है, तो ATP बन रहा है कहाँ पे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। वहाँ पे पानी बनता है, फोटोसिंथेसिस में पानी टूटता है, ठीक है। वहाँ पे ATP बनता है, और फोटोसिंथेसिस में ATP लाइट रिएक्शन में जो बनता है वो फिर क्या करता है? ग्लूकोज बनाने के काम आता है, ठीक है। दोनों ही ऑपोजिट प्रोसेस हैं, दोनों ही रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा हुआ है जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल बनाता है क्या? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है। तो कौन सी चीज़ क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ ग्लूकोज में, और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड देन वी कम टू द क्वेश्चन पार्ट, जहाँ पे आपके पास ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के बने। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2024 में, विच मॉलिक्यूल इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कौन से मॉलिक्यूल को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं? ATP, डेफिनेटली, ठीक है। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, NADPH, NADH जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, और NADPH याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। P से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें फॉस्फेट नहीं है, इसमें फॉस्फेट है, तो P से फॉस्फेट NADPH का, और P से फोटोसिंथेसिस। सो NADPH फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, और NADH जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। FADH भी आपके पास इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल, जो कि बाद में ATP बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद। क्रिएटिन भी आपके पास एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि मसल में प्रेजेंट होता है। ATP हाइड्रोलिसिस इज क्लासिफाइड एट, ATP हाइड्रोलिसिस का मतलब है ATP का टूटना। तो ATP जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ जिसको आप एक्सरगोनिक कहते हैं। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन A सही है यहाँ पे। देन वी हैव वेयर डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर। ये क्वेश्चन वैसे हमने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? सो ये हम जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इफ़ यू आर बहुत ही इंटरेस्टेड इन कांट वेट, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और वहाँ पे हर स्टेप का एक स्पेसिफिक जगह है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव दिस क्वेश्चन, पास्ट पेपर 2021। यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है जो हमने ऊपर किया भी था अभी, इस इक्वेशन में कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है? NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है और NADH बना रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई ATP इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है ATP को? क्योंकि जब इसका फॉस्फेट बॉन्ड्स एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से हम इसे ATP करेंसी कहते हैं। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है?
एटीपी हाइड्रोलिसिस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है या फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ अगर आप ऑप्शन बी देखो तो ये क्लियरली ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और NAD+ बन रहा है, इसका मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन मोस्ट ATP प्रोड्यूस्ड इन, ज़्यादातर ATP आपके पास कहाँ बनता है रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब रेस्पिरेशन का टॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया अभी तक, लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है, जिसको आप क्रिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों स्टेप्स किसके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है, जो NADH बनता है, जो FADH बनता है ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में, वो आता है कहाँ पे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ETC में और ये ATP बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन C इज़ द राइट